संसार में आपको ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 9 महीने तक आपका बोझ अपने शरीर पे उठाए रखे। लोग किसी का बोझ अपने मन पे नहीं उठाते, तन पे भला क्या उठाएंगे। सिर्फ एक माँ ही वो शख्स है जिसके भीतर एक समय, एक साथ 2 दिल धड़कते हैं। माँ पे कुछ लिखना शायद संसार का सबसे मुश्किल काम है। चंद्रकांत देवताले की बात याद आती है, मैं सूरज पे लिख सकता हूं कविता, लेकिन मां पे नहीं लिख सकता कविता। उसके बाद भी मां हमारे लेखन और स्मृतियों में लगातार जिंदा रहती है। आज पाठ कथा के तहत मैं जो चीज आपको सुनाऊंगा वो मां पर ही केंद्रित है। इसे लिखा था मो यान ने। मो यान यानी वो चीनी लेखक जिन्हें 2012 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मां के बारे में ये बातें उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेते समय मंच से कही थी, अपने ऑफिशियल नोबेल लेक्चर में। जिस मां ने गरीबी में पेट काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा आगे चल के जब नोबेल पुरस्कार जीतता है तो मंच से अपनी मां को याद करना बनता ही बनता है। इसी को कहते हैं शब्दों से चरण स्पर्श। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तब मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मूल रूप से यह भाषण चीनी भाषा में दिया गया था, लेकिन मैंने यह अनुवाद अंग्रेजी से किया था। आइए सुनते हैं मोयान की जबानी, उनकी मां की यह कहानी। मेरी मां का जन्म 1922 में हुआ था और 1994 में उसकी मृत्यु हो गई। गांव के पूर्वी किनारे पर आड़ू के बागान में हमने उसे दफनाया। पिछले साल सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उसकी कब्र वहां से हटा लें और दूर ले जाएं ताकि उस जगह रेल लाइन बिछाई जा सके। जब हमने कब्र खोदी तो पाया ताबूत पूरी तरह सड़ चुका है और मेरी मां की देह आसपास की गीली मिट्टी में पूरी तरह मिल चुकी है। तो निशानी के तौर पर हमने खोद कर वहां से कुछ मिट्टी निकाली और हम उसी मिट्टी को नई जगह पे ले गए। इस तरह मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरी मां अब पृथ्वी का एक हिस्सा बन चुकी है और जब भी मैं धरती माता से बात करता हूं, दरअसल मैं अपनी मां से बात कर रहा होता हूं। मैं अपनी मां का सबसे छोटा बच्चा था। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक है कि मुझे प्यास लगी थी और पानी पीने के लिए मैं घर का एकमात्र थर्मस अपने साथ लेकर के कैंटीन चला गया था। भूख के कारण बहुत कमजोरी थी, सो थर्मस मेरे हाथ से छूटा और टूट गया। बेतहाशा घबराहट में पूरा दिन मैं पुआल के अंबार के पीछे छिपा रहा। शाम होते होते मां मुझे खोजने लगी। वो मेरे बचपन का नाम लेकर के मुझे पुकार रही थी। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ छिपने की उस जगह से बाहर निकला। मैं बहुत डरा हुआ था कि अब मेरी पिटाई होगी, डांट पड़ेगी। मैंने घर का इकलौता थर्मस तोड़ दिया था, लेकिन मेरी मां ने मुझे नहीं मारा। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने मेरा सिर सहलाया और एक बहुत गहरी सांस छोड़ी। मेरी सबसे दर्दनाक स्मृति भी उसी समय की है जब मैं मां के साथ एक सरकारी खेत में गेहूं की बालियां तोड़ने गया था। और भी लोग तोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही चौकीदार आता सब लोग यहां वहां भाग निकलते। मेरी मां पैरों से लाचार थी, भाग नहीं पाई, पकड़ी गई। ऊंचे तगड़े चौकीदार ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। हमने जो भी बालियां तोड़ी थी चौकीदार ने हमसे छीन ली और सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। मेरी मां जमीन पे गिरी पड़ी थी। उसके होठों से खून की धार बह रही थी। उसके चेहरे पे जो नाउम्मीदी छाई हुई थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बरसों बाद बीच बाजार में उस चौकीदार से मेरा आमना सामना हुआ।
तब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। मैं उसे पीट कर अपना बदला चुकाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। बोली, बेटा, जिस शख्स ने मुझे मारा था और जो तुम्हारे सामने खड़ा है, दोनों पूरी तरह अलग हैं। मेरी सबसे साफ स्मृति है चांद के जश्न की। दोपहर का समय था। त्योहार ऐसा दुर्लभ अवसर होता जब हमें घर पे कटोरा भर के जियोजी खाने को मिलता था। हम खाने की मेज पे उसका स्वाद ले रहे थे कि दरवाजे पे एक बूढ़ा भिखारी आ गया। मैंने उसे शकरकंद से भरी हुई एक कटोरी देकर के विदा करना चाहा, लेकिन वो मुझ पे भड़क गया, चिल्लाने लगा। बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम लोग आराम से जियोजी खा रहे हो और मुझे सिर्फ शकरकंद का एक कटोरा देकर के टरका रहे हो। कितने बेरहम हो तुम लोग। मैंने भी उतने ही क्रोध में जवाब दिया, साल में सिर्फ 2 दफा जियोजी खाने को मिलता है, वो भी छोटी सी कटोरी है, देख लो। शुक्र करो कि मैं तुम्हें शकरकंद दे रहा हूं। खाना हो तो खाओ, वरना भाड़ में जाओ। मेरे इतना कहने के बाद मां ने मुझे बहुत देर तक डांटा। उसके बाद मां ने अपनी आधी जियोजी उस भिखारी को दे दी, उसके कटोरे में डाल दी। विकट प्रायश्चित से भरी हुई स्मृति भी ठीक उन्हीं दिनों की है। मां बाजार में पत्ता गोभी बेच रही थी और मैं उसकी मदद कर रहा था। पता नहीं जानबूझ के या अनजाने मैंने एक महिला से पत्ता गोभी के बदले थोड़ी सी ज्यादा कीमत वसूल कर ली और उसके बाद मैं स्कूल चला गया। दोपहर जब घर लौटा तो देखा मां रो रही थी। वो शायद ही कभी रोती थी, इसलिए उसे रोता हुआ देख करके मुझे अचरज हुआ। मैंने उससे पूछा तो मुझे डांटने की बजाय रूंधी हुई आवाज में, बेहद मुलायम आवाज में उसने कहा, बेटा, आज तुमने अपनी मां को बहुत दुखी किया है। मेरा लड़कपन बीता भी नहीं था कि मां को फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई। भूख, बीमारी और हाड़ तोड़ काम ने मेरे परिवार की स्थितियां मुश्किल बना दी थी। आगे का रास्ता बहुत धुंधला दिखता था। भविष्य से मैं हमेशा खौफजदा रहता था। लगता मां खुद ही किसी रोज अपनी जान ले लेगी। दिन भर कड़ी मजदूरी करने के बाद शाम को जब मैं घर में घुसता तो सबसे पहले अपनी मां को पुकारता था। उसकी आवाज सुन के लगता कि मेरी जिंदगी के दिन और बढ़ गए हैं। जिस रोज मेरे पुकारने के बाद उसकी आवाज न आती, मैं बुरी तरह घबरा जाता। मैं बगल की इमारतों या चक्की में उसे खोजता। एक रोज मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं वहीं अहाते में बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। तभी मैंने देखा, अपनी पीठ पे ईंधन की लकड़ियों का बोझा बांधे वह अहाते में घुसी। उसे देखकर मैं बिलख बिलख के रोने लगा। मेरी इस हरकत पे वो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले तक मैं कितना अधिक डरा हुआ था। फिर भी वो सब जानती थी। उसने कहा, बेटा, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी ना हो, लेकिन चिंता मत करना, मैं तब तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक खुद यमराज अपने हाथों से मुझे उठा कर न ले जाएगा। मैं जन्म से ही बदसूरत था। गांव वाले मेरा चेहरा देख के हंसते थे। मेरे रूप का मखौल करते स्कूल में लड़के मुझे पीट देते थे। मैं रोता हुआ दौड़ता हुआ घर पहुंचता, जहां मां होती थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि बेटा, तुम बदसूरत नहीं हो। तुम्हारी एक नाक है और 2 आंखें हैं, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, फिर तुम कैसे बदसूरत हो गए, बोलो। अगर तुम अपना दिल साफ रखोगे और हमेशा अच्छे काम करोगे, तो जिस चीज को आज बदसूरत कहा जा रहा है, उसी चीज को एक दिन बहुत सुंदर कहा जाने लगेगा। बाद के बरसों में जब मैं शहर में रहने लगा, मेरी मुलाकात बेहद पढ़े लिखे लोगों से हुई।
वे पीठ पीछे मुझ पे हंसते थे और कुछ तो मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ाने लगते थे। तब मुझे मेरी माँ की ये बातें याद आती थी और मैं मुस्कुराकर उन पढ़े लिखे लोगों से क्षमा मांगता और वहां से हट जाता था। मेरी माँ अनपढ़ थी। मेरी माँ अनपढ़ थी और उन लोगों की बहुत इज्जत करती थी जिन्हें पढ़ना आता हो। हमारी हालत इतनी पतली थी, इतनी खराब, कि हमें ये नहीं पता होता था कि अगले पहर का खाना हमें मिलेगा भी या नहीं। उसके बाद भी माँ ने किताब, कॉपी या पेंसिल खरीदने में कभी कोताही नहीं की। कभी मेरी किताबों से जुड़ी हुई जिद को पूरा करने से इनकार नहीं किया। वो स्वभाव से ही परिश्रमी थी और आलसी बच्चे उसके किसी काम के नहीं थे। फिर भी जितनी देर तक मेरी नाक किताबों में गड़ी रहती थी, मेरी माँ मुझे कोई काम नहीं सौंपती थी। फरवरी 1976 में मैं सेना में भर्ती हो गया और उत्तर पूर्वी कस्बे से निकल गया। वो कस्बा जिसे मैं प्रेम भी करता था और नफरत भी करता था। वो मेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। मेरी पीठ पे जो सामान बंधा हुआ था, उसमें 4 खंडों वाली वो महत्वपूर्ण किताब भी थी जिसका शीर्षक था चीन का संक्षिप्त इतिहास। मेरी माँ ने अपनी शादी के गहने बेचकर मेरे लिए वो किताब खरीदी थी। इस तरह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर चीनी समाज में तेज विकास और बदलाव के वे 30 साल न होते, मेरी माँ ने शादी के गहने बेचकर वो किताब मेरे लिए न खरीदी होती, तो आज मैं लेखक न होता। मैं एक किस्सा गो हूँ। किस्से सुनाना ही मेरा काम है। किस्से सुना सुना के मैंने नोबेल प्राइज जीत लिया। दोस्तों, अगर आप इस पूरे लेक्चर को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है। और हाँ, अगर आपको मेरा काम, ये चैनल पसंद आता है तो इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्यार, जिंदगी, साहित्य, फिलॉसफी, इतिहास और सिनेमा से जुड़े विषयों पर अगले वीडियोस में फिर इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।